हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश जाट और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपने चल रहा था ट्रांसपायरेशन। क्या चल रहा था आपने? ट्रांसपायरेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आज वापस बता रहा हूँ कि प्लांट के किसी एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है। किस फॉर्म में? स्टीम फॉर्म में। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। मतलब वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ स्टीम फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ठीक है, दो टाइप के फैक्टर्स पढ़े थे अपन ने। एक तो पढ़े थे एक्सटर्नल, कौन से पढ़े थे? एक्सटर्नल, ठीक है, और एक पढ़े थे इंटरनल, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल में अपन ने क्या पढ़ा था? इन्हें हमने एबायोटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहा था। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि हम बात करते हैं टेम्परेचर, लाइट, विंड स्पीड, अवेलेबल सॉइल वाटर, ये सारे फैक्टर किस में इंक्लूड किए जाते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में। सेकेंड आते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है कि प्लांट की पार्ट की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करती है, जिसमें अपने रूट शूट रेशियो पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक है। ये हो गए अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। आज अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंस, ट्रांसपायरेशन का सिग्निफिकेंस। अब ट्रांसपायरेशन का सिग्निफिकेंस वैसे तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन हम कुछ पार्ट में इसे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है एसेंट ऑफ सेट। एसेंट ऑफ सेट होता है क्या? कि जो प्लांट का रूट पार्ट होता है, क्या होता है? रूट पार्ट। वो रूट पार्ट क्या करता है कि अवेलेबल सॉइल वाटर से क्या करेगा? वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो रूट पार्ट में अवेलेबल मिनरल्स और वाटर होता है उसे कलेक्टिवली हम सेप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेप से। अब क्या होगा? इस सेप पार्ट को प्लांट के कंप्लीट पार्ट में ट्रांसफर करना होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे पूरे कंप्लीट प्लांट पार्ट में वाटर की एक चेन प्रेजेंट होती है। जब ट्रांसपायरेशन होता है तो लीफ का वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाता है। उस कंडीशन में इस जगह का क्या होता है? डीपीडी इंक्रीज होगा। क्या होगा? डीपीडी इंक्रीज होगा। अब डीपीडी इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि इस जगह का जो वाटर लेवल होता है उस वाटर लेवल काफी कम हो जाएगा, और उस वाटर लेवल को रिप्लेस करने के लिए नियर बाय सेल्स से वाटर मॉलिक्यूल मूव हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि नियर बाय सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल की कमी हो जाती है, और उस वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करने के लिए वापस नियर बाय सेल से वाटर आगे मूव करेगा। इस तरीके से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की चेन अपवर्ड मूवमेंट करती है, जिससे क्या होता है कि मिनरल्स और वाटर इसमें आगे से आगे अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस एसेंट ऑफ सेप में हेल्प करती है। इसे हम बोलते हैं, बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। आया समझ में? ट्रांसपायरेशनल पुल होता है क्या कि ट्रांसपायरेशन से लीव्स में वाटर मॉलिक्यूल की कमी होगी, और उस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वो सेल नियर बाय सेल से वाटर को सक करके खींच लेती है। इस तरीके से नीचे से वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। ये हो गया बेटा एसेंट ऑफ सेप में हेल्प करना ट्रांसपायरेशनल पुल के थ्रू, ठीक है। सेकेंड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। वही चीज है कि जब वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड मूवमेंट करता है तो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये रूट में एब्सेंट होता है। इस जगह पे वाटर लेवल क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा, और बाहर की से जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल रूट में एंटर कर जाएगा। इसे हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड मिनरल्स, ठीक है। तो दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो होती है रूट पोर्शन से सॉइल में जितने भी मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या होता है कि प्लांट के एरियल पार्ट से अगर वाटर बाहर रिलीज होता है तो बाहर की जो हीट होती है उस हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। मतलब उसके जो एनवायरनमेंट होता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वहां का टेम्परेचर में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि ये जो ट्रांसपायरेशन होता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कम करने में भी हेल्पफुल होता है। मतलब ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर अमाउंट इन प्लांट बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी प्लांट बॉडी में अगर
वाटर अमाउंट काफी ज्यादा है, क्या है, काफी ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट बॉडी में जो वाटर अमाउंट का रेगुलेशन होता है वो भी एक ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ठीक है, जो ट्रांसपायरेशन के सिग्निफिकेंस में अपन ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि ट्रांसपायरेशन को इनसिग्निफिकेंस की वजह से हम नेसेसरी एविल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेसेसरी एविल। अब नेसेसरी एविल क्यों कह सकते हैं, उसका रीजन है कि ट्रांसपायरेशन क्यों नेसेसरी है या क्यों रिक्वायर्ड है, हमने इनसिग्निफिकेंस में अपन ने जाना है, लेकिन ये हार्मफुल भी है। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है, अब बेनिफिशियल तो क्यों होता है अपन ने अभी देख लिया। ठीक है, इसका यूज या इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है वो अपन ने सिग्निफिकेंस में देख लिया, लेकिन हार्मफुल कैसे होता है कि मान लो अगर यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर हो और ज्यादा टेम्परेचर में जो प्लांट पार्ट से वाटर एक्सेस अमाउंट में ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, तब प्लांट बॉडी में वाटर अमाउंट क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। उस कंडीशन में उस प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इस तरीके से ट्रांसपायरेशन क्या होता है, प्लांट के लिए हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। इसलिए ट्रांसपायरेशन को क्या कह सकते हैं, नेसेसरी एविल भी कह सकते हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस कंप्लीट है बेटा। ठीक है, वापस एक बार और बता रहा हूँ, एसेंट ऑब्जेक्ट में मतलब जो भी मिनरल्स और वाटर होते हैं उनके अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में काम में आता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ से जो सॉइल में अवेलेबल सॉइल वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, प्लांट के नीचे गर्मी में छाया जो होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, उसका रीजन यही है। और उसके अलावा अगर किसी प्लांट बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो उस वाटर को क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। मतलब ये रेगुलेशन, अमाउंट ऑफ वाटर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इसीलिए ट्रांसपायरेशन को एसेसरी एविल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गटेशन। क्या होता है, गटेशन। अब गटेशन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में या विंटर सीजन में आप नंगे पैर अगर ग्रास पे चलते हो तो पैर क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं। मोस्टली ये रेनी सीजन में होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो लीफ होती है उस लीफ के लीफ मार्जिन पर यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप दिखती है। क्या दिखती है, वाटर ड्रॉप। ठीक है, तो किसी भी प्लांट पार्ट से या प्लांट के लीफ पार्ट से क्या होता है कि वाटर का एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर रिलीज होना क्या कहलाता है, गटेशन। क्या कहलाता है, गटेशन। अब ये जो प्रोसेस होती है मोस्टली जो स्मॉल शेप ऑफ प्लांट होते हैं उनमें से होती है, जैसे कि ये होती है ग्रासेस में। ठीक है, और उसके अलावा मोनोकोट प्लांट में होती है, पोटैटो में होती है, कैलोगोसिया में होती है और ग्रासेस में होती है। क्यों, इसका रीजन है। इसका रीजन क्या होता है बेटा, समझना इस चीज को कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन छोटे प्लांट्स में क्या होता है कि यहाँ पर सॉइल में अवेलेबल सॉइल वाटर काफी ज्यादा होता है। तो ये वाटर रेगुलर क्या करेगा, रूट में एंटर करता रहेगा। तो रूट में क्या होता है, वाटर अमाउंट एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से प्लांट में वाटर अपवर्ड मूव करता रहता है। मतलब नीचे से धकेला जाता है, फोर्सली इसे ऊपर की ओर धकेला जाता है। इसीलिए इन प्लांट्स में क्या होता है कि वाटर अमाउंट काफी मच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब इतने ज्यादा मच अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उस वाटर को कुछ ना कुछ अमाउंट में बाहर रिलीज भी करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो प्लांट से वाटर बाहर रिलीज किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर ड्रॉप फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसे हम गटेशन बोलते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि जो ग्रासेस होती है उन ग्रासेस की लीव्स पे छोटे छोटे ओपनिंग्स या पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेटा हाइडेथोर्स। क्या कहते हैं, हाइडेथोर्स। ये एक लीफ का टीएस स्ट्रक्चर है जिसमें अपर मोस्ट पार्ट में यहाँ पे देखो एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं हाइडेथोर्स। क्या कहते हैं, हाइडेथोर्स। मतलब इनमें वाटर लॉस ड्रॉप फॉर्म में कहां से होगा, हाइडेथोर्स। हाइडेथोर्स जो होता है कवर्ड होता है गार्ड सेल से
और ये गार्ड सेल्स क्या होती है कि इनमें किसी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं होता है। अब अगर गार्ड सेल में किसी टाइप का मूवमेंट नहीं है, मतलब ये हाइड्रोथोड्स जो होते हैं हमेशा ओपन होंगे। क्या होंगे? हमेशा ओपन होते हैं। इसीलिए जो इस वेंस पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल आता रहता है, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? रेगुलरली ड्रॉप फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोथोड्स के नीचे एक छोटा सा चेंबर होता है जिसमें वाटर को एक्सपेल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल कैविटी। क्या कहेंगे? स्टोमेटल कैविटी। और स्टोमेटल कैविटी जो होती है उसे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है जिन्हें एपिथेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिथेल्स। मतलब एपिथेल्स जो होती है कितने वाटर को बाहर रिलीज करना है उसे रेगुलेट करने का काम एपिथेल सेल्स करेगी। ठीक है। इसके अलावा इस पार्ट में क्या होता है कि जैसे अपन ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, लीफ स्ट्रक्चर में, कि इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पेलिसेड टिश्यू होता है और पेलिसेड टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और सेल्स बिटवीन जो स्पेस होता है उसे इंटरसेल्युलर कैविटी या स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो ये है बेटा गटेशन। गटेशन का मतलब वही होता है कि प्लांट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो वाटर ड्रॉप फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं गटेशन। मोस्टली छोटे प्लांट में होता है। क्यों? क्योंकि रूट में वाटर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए रूट प्रेशर क्रिएट करती है और वाटर को जबरदस्ती ऊपर फोर्स करती है, जिससे क्या होता है कि वाटर कुछ अमाउंट में ड्रॉप की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये हो गया बेटा गटेशन। और लास्ट छोटा सा टॉपिक है ब्लीडिंग। ये भी वाटर लॉस को ही मेंशन करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेफ फॉर्म में होगा। सेफ का मतलब क्या होता है कि वाटर भी होगा, क्या होगा, वाटर प्लस मिनरल्स। आया समझ में? इनको रिलीज किया जाता है, लेकिन रिलीज नहीं किया जाता है। होता क्या है कि कभी कभी प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट में इंजरी हो जाती है, कट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जैसे कि कोई भी ये एक अपन स्टेम मान लेते हैं, इस स्टेम पर यहाँ पर अगर कट लगा दिया जाता है तो यहाँ से वाटर प्लस मिनरल्स जो होते हैं बाहर वाटर ड्रॉप फॉर्म में रिलीज होते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। जैसे अपने वुमन में भी होती है, कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है, ब्लीडिंग। ठीक है। वैसे ही प्लांट में क्या होता है कि कट लगने पर या इंजरी लगने पर क्या होता है कि वाटर प्लस मिनरल्स बाहर रिलीज होते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का इम्पोर्टेंट अपने इंडस्ट्रियल एरिया में भी होता है। जैसे लेटेक्स बनाया जाता है, लेटेक्स में क्या होता है कि जो रबर ट्री होता है उसमें कट लगाया जाता है और कट लगाने से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट विद वाटर बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और लेटेक्स के अलग अलग इंडस्ट्रीज यूजफुल होते हैं। तो ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर कंप्लीट है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ओके।